नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11 की हिंदी। और क्लास 11 की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर विदाई संभाषण। ये चैप्टर लिखा गया है बाल मुकुंद जी ने। और ये जो चैप्टर है विदाई संभाषण, ये बाल मुकुंद जी की जो यहाँ पर शिव शंभू जो उनकी रचना है, शिव शंभू का चिट्ठा, उसमें से ये पाठ लिया गया है। और क्योंकि ये जो पूरा पाठ यहाँ पर लिखा है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि उस समय पर जो लॉर्ड कर्जन जो था उसके बारे में ये सारी बातें लिखी गई है कि कैसे उन्होंने भारत पर एक तरह से कैसा शासन उनका भारत पर रहा, किस तरह से उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए, भारतीयों को एक तरह से बहुत ज्यादा अपने ही देश में उन्होंने भारतीयों का किस तरह से शोषण किया। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये उन्होंने, क्योंकि उस समय पर देखिए यहाँ पर जो हमारे लेखक है बाल मुकुंद जी, इन्होंने बहुत कम रचनाएं लिखी। इनका जो एक पूरा रचना जो है वो शिव शंभू का चिट्ठा नामक जो पूरा एक रचना इनकी है, उसमें से ये चैप्टर लिया। क्योंकि उस समय पर देखिए जो भारत के लोग थे उनको लिखने की मनाही थी, काफी सारे लोग लिख रहे थे भारत की आजादी के ऊपर, भारत के अंग्रेजों के खिलाफ अपने मन से उगलना चाहते थे, अपने मन की भड़ास निकालना चाहते थे लिखकर। लेकिन अंग्रेज लोगों ने इस पर पाबंदी लगा रखी थी कि कोई भी उस समय पर अंग्रेज शासन के खिलाफ, अंग्रेज शासकों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बाल मुकुंद जी ने इसको शिव शंभू का नाम देकर ये पूरी बातें यहाँ पर लिखी और उसी का एक चिट्ठा यहाँ पर, उसी का एक पाठ यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तिका में दिया है। तो लास्ट सेशन में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली थी इसमें कि किस तरह से यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन थे उनके बारे में बताया गया था, उनके अत्याचारों को बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने भारत देश पर अपना एक तरह से शासन चलाया। तो देखिए पहली ही जो पंक्ति है विदाई संभाषण की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संबोधित करके कहा गया है, यानी कि उनको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि माय लॉर्ड, अंत तो आपके शासन काल का इस देश में हो गया, यानी कि आपके शासन का अंत तो आपका इस देश में हो गया है और अब आप इस देश से अलग होते हैं, यानी कि अब आप इस देश से अलग हो चुके हैं और इससे आपके शासन काल का अंत भी हो गया है। यानी कि ये शायद आपने कल्पना की होगी कि आप यहाँ के चिर स्थायी वायसराय रहे होंगे। देखिए जो लॉर्ड कर्जन थे वो हमारे देश भारत के 2 बार वायसराय बने और 2 बार वो यहाँ के वायसराय बने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी डेट भी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले जब वो वायसराय बने तो 1899 से लेकर 1904 तक बने और दूसरी बार 1904 से लेकर 1905 में बने। 2 बार वायसराय बने। तो जैसे कि यहाँ पर उनके लिए कहा गया है कि माय लॉर्ड, आप ये सोच रहे होंगे, यानी कि आप ये कल्पना कर रहे होंगे कि आप यहाँ के वायसराय रहेंगे, यानी कि चिरकाल तक आप यहाँ के वायसराय रहेंगे। ऐसा आपने अपने मन में सोचा होगा, ऐसा आपने विचार किया होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी कल्पना के अनुसार आप चिरस्थायी वायसराय हो भी जाते, किंतु इतनी जल्दी ये समय पूरा हो जाएगा, ये ऐसा आपने शायद विचार नहीं किया होगा, ऐसा आपने शायद नहीं सोचा होगा और ना ही शायद इस देश के देशवासियों ने ऐसा सोचा होगा। क्योंकि इससे आपके और इससे हमें ये पता चलता है कि आपके और इस देश के जो निवासी है उनका के बीच यहाँ पर कोई तीसरी शक्ति भी है और जिस पर आपका कोई भी काबू नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पर एक व्यंग तरीके से व्यंग किया था कि बिछड़ने का समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देख आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड।
आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। तो इस तरह से काफी सारी चीजें देखी आपने यहाँ पर पढ़ी थी। लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों में भारत के लोग जो है काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ के जो पशु पक्षी है, यहाँ के जो जानवर है, वो भी बिछड़ने के समय उदास हो जाते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया था। उन्होंने बताया था एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी। जो शिव शंभू थे उनकी 2 गायें थी, और वो जो गायें थी उनमें से एक गाय जो थी वो बहुत ज्यादा बलशाली थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी, और दूसरी गाय जो थी वो, और कभी क्योंकि वो बलशाली थी और इसी कारण वो कभी कभी क्या करती थी, सींगे भी मार देती थी। और जो दूसरी दुर्बल गाय थी वो एक तरह से जब पुरोहित ने, जब शिव शंभू ने अपनी जो ताकतवर गाय थी, जो अच्छी गाय थी, वो पुरोहित को दे दी, तो उसके बाद जो उसके साथ जो दुर्बल गाय थी, वो जो गाय थी उसको काफी दुख हुआ, वो काफी दिनों तक उदास रहने लगी, और वरन वो कई दिनों तक भूखी भी खड़ी रही, और चारा हुआ, चारा उसने छुआ तक नहीं, यानी कि काफी दिन तक वो भूखी खड़ी रही। तो इससे ये पता चलता है कि इस देश के पशु पक्षियों के बिछड़ते समय यह दशा होती है, तो यहाँ के मनुष्यों की कैसी दशा होती होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने, लेखक जो है उन्होंने बताया आगे भी इस देश में जो भी प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना ही पड़ा। तथापि आपका जाना भी किसी पारंपरिक चाल से कुछ अलग नहीं है, यानी कि ये परंपरा है, जो आया है वो जाएगा। तो ये परंपरा है। तो इस तरह से आपके शासक का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखावंत समझकर शुरू किया था वो इतना ज्यादा दुखांत उसका हो जाएगा। और देखिए, जिसके आदि में तो सुख था, यानी कि जब आपने शासन करना शुरू किया था तो उसमें बहुत ज्यादा सुख था, और जिसके मध्य में यानी कि बीच में बहुत ज्यादा सुख था, और लास्ट में उसका ऐसा घोर दुख के साथ उसका अंत हुआ। तो इस तरह से लेखक ने कहा, यहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि यहाँ पर कई जो लाट हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई जो सपने हैं जो आपके शायद पूरे ना हुए हो, और यहाँ जाते समय कि भारतवर्ष को मैं ऐसा करके जाऊंगा, मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक, यानी कि आपका ये सपना था कि मैं भारत को इस तरह का बना के जाऊंगा कि आने वाले समय में यहाँ के जितने भी लाट यहाँ पर होंगे वो बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि माय लॉर्ड, आप एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए, यानी कि आपने जो भी यहाँ पर काम किए उन कामों की ओर आप ध्यान दीजिए कि आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। देखिए, यहाँ पर अंग्रेज क्यों आए थे? अंग्रेज हमारे भारत में सन 1600 में आए थे, सन 1600 ईस्वी में आए थे, और व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। नॉर्मली उन्हें व्यापार करना था, यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन आज वो व्यापार के बहाने से ही पूरे देश पर राज कर चुके थे, पूरे देश पर आक्रमण कर चुके थे, पूरे देश को अपने अधीन कर चुके थे। तो यहाँ पर शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यानी कि अब आप एक शासक के रूप में यहाँ पर रह गए, और शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे, तो सो कृपा करके बताइए, यानी कि क्या कर्तव्य होता है एक शासक का वहां की प्रजा के प्रति। क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन करते चले, यानी कि क्या कर्तव्य एक शासक का होता है और क्या कर्तव्य आपने इस देश की प्रजा के साथ किए।
और आगे देखिए ये पूछा था कि क्या आंखें बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, यानी कि आंखें बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की ना सुनना, क्या ये शासन है? और दूसरा, क्या प्रजा की बात पर कभी काम न देना और उसको दरबार में उसके मर्जी के विरुद्ध जिद किए जाना और सब काम किए जाना, क्या यही शासन है? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने अपनी जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया होगा। कैसर, कैसर और जार के बारे में यहाँ पर बताया था, कैसर और जार के विषय में यहाँ पर बताया था। तो कैसर के विषय में बताया था कि वो रोमन तानाशाह है। जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था, यानी कि वो तानाशाह थे, उनके लिए प्रयोग होता था ये शब्द। तो कैसर और जार, जार भी जूलियस सीजर से बड़ा शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक के लिए प्रयोग हुआ था। तो देखिए कैसर और जार जो शब्द यहाँ पर लिखे हैं, तो लेखक कहते हैं कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की सुन लेते थे, यानी कि वो तानाशाह शासक थे, वो लोगों पर अपना हुक्म चलाते थे, तानाशाही करते थे, लेकिन वो भी जब उनको घेरा जाता था, जब उनको घेर लिया जाता था, उन पर एक तरह से उनका घेराव कर लिया जाता था, तब वो भी प्रजा की बात को सुन लेते थे। पर आप अपने जीवन का एक मौका बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना, जिसमें किसी की आपने सुनी हो और आपने लोगों को अपने निकट पटकने दिया हो, यानी कि प्रजा को अपने आसपास पटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो, यानी कि ऐसा कब हुआ है आप अपने शासन में एक बार बताइए और बताइए कि कब आपने प्रजा की सुनी है। दीदर शाह, दीदर शाह यानी कि इसके विषय में भी बताया गया है कि ये ईरान के शाह रहे हैं और अपनी तानाशाही के स्वरूप में ये तानाशाही के कारण ये नेपोलियन ऑफ पर्शिया, नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, जब अहमद शाह अब्दुल्ली को दीदर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था, तो दीदर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया और असफिया जाह के तलवार आसिफ जाह के तलवार से कत्लेआम करके उसी दिन उसे रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, और क्या समझते हैं कि आपके जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ लिखना, अंग्रेजों के खिलाफ लिखना, देश की आजादी के खिलाफ लिखना, तो ये बिल्कुल ही मनाही थी, यानी कि बिल्कुल भी इस बात के लिए अंग्रेजों ने इजाजत नहीं दी थी कि कोई भी इस बात पर लिखेगा। तो यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने शिव शंभू के नाम से अपना ये जो चैप्टर लिखा और इसमें उन्होंने काफी सारी जो भड़ास थी अपने मन की, वो सारी भड़ास निकाली और साथ ही इस देश की जनता के बारे में, इस देश में जिस तरह का शासन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, उस समय की सारी बातें उन्होंने यहाँ पर लिखी। तो यहाँ पर अब जाते जाते वो उनसे कहते कि आप एक बार अपने आप को विचारिए कि एक आदमी को आपके कहने पर पद नहीं देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर न जाती? अगर आप केवल एक आदमी को पद न, तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन से पूछा गया है कि आप इतनी छोटी बात पर उठ गए, इतनी छोटी बात पर आप नाराज हो गए, इतनी छोटी बात पर आपने पद छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, तो आप जितना अत्याचार इस देश की जनता पर करते हैं, आप जितना शोषण इस देश की जनता का करते हैं, तो अगर इस देश की जनता को भी नाराज होकर कहीं जाने के लिए उनके पास जगह होती, तो क्या वो इस देश को छोड़कर नहीं जाते?
यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल देख लिया, यानी कि यहाँ की जो प्रजा है, इस देश की जो प्रजा है, उसने अपनी आपकी जिद का फल देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिद ने देश की प्रजा को पीड़ित किया है। आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी है। उसने देख लिया, हमारे देश की जनता ने, कि आपने इस देश को पीड़ित किया है और इस देश की जनता को दुख दिया है, तो आपने भी उससे कम पीड़ा नहीं ली, आपको भी उतनी ही पीड़ा मिली है। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए हैं, आपने खुद ये रास्ता चुना है। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यानी कि यहाँ की जो जनता है वो अपने दुखों को नहीं देखती, अपने कष्टों को नहीं देखती, वो परिणाम को देखती है। देखिए, इसी कारण हमारा देश जो आज आजाद होकर हम लोग सांस ले रहे हैं, आजाद हवा में घूम रहे हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, अपने तरीके से अपने देश को चला रहे हैं, ये सब हमारे देश के जो उस समय के लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना बलिदान किया हमारे देश को आजाद कराने में, उन्हीं के बारे में यहाँ कहा गया है कि जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है ये जनता। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। वह जानती है कि संसार में सब, क्यों उनको परेशानी नहीं होती, क्यों वो नहीं गुस्सा करते हैं, क्यों वो विद्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संसार में हर चीज का अंत है। आज हम पर शोषण हो रहा है तो कल आपको सजा मिलेगी। हमारा शोषण एक न एक दिन जरूर खत्म होगा और इसी परिणाम को ध्यान में रखकर संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय एक दिन जरूर निकल जाएगा। इसी सबसे दुखों, इन सबसे सारे दुखों को झेलकर आज पराधीनता को सहकर भी वह जीती है, आराम से जीती है, इस पराधीनता को सहन करके भी, क्योंकि उसको आज की चिंता नहीं है, उसको कल की चिंता है। वो कल को जानती है, वो कल को मानती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। तो लेखक अब बहुत ही प्यारी पंक्तियों से अपने देश के बारे में कह रहे हैं कि इस कृतज्ञता की भूमि जो हमारे भारत है, ये कृतज्ञता की भूमि है। इस कृतज्ञता की भूमि से की महिमा आपने कुछ नहीं समझी और न यहाँ की दीन प्रजा, जो यहाँ की दीन प्रजा है, इसकी श्रद्धा भक्ति, यानी कि ये जिस पर अपना एक तरह से प्रेम जिसको अपना देती है, उसकी श्रद्धा भक्ति जो है आपने नहीं देखी। तो इसका और ना ही ये सब चीजें आप अपने साथ ले जा सके, तो इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो यह देखने की आंखों, इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं, यानी कि इस देश के जो शिक्षित लोग हैं उनको देखने की तो आपकी आंखों में उतनी ताब ही नहीं है। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनसे नजरें मिलाना तो आपके बस का है ही नहीं। बस केवल यहाँ की जो अनपढ़ गूंगी प्रजा है उसका नाम आप कभी कभी अपने मुख से ले लिया करते हैं। उसी अनपढ़ प्रजा में दर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है, यानी कि जो एक इस अनपढ़ प्रजा में दर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है कि एक बार अपनी विपद से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा, यानी कि अपनी विपद, एक बार अपनी विपद से लेकर उसे एक ऊंचे पद पर काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, तो नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है,
अपनी विपद के दिनों में मैंने तुझ में काटे हैं, तेरा ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। यानी कि जब वो एक ऊंचे पद पर काम करता था, तो जब उसे वहां पर विपदा आई, जब वो उस पर परेशानी आई, उस पर विपदा आई, तो उसने दरबारगढ़ दरबारगढ़ में शरण ली, दरबारगढ़ में वो रहा। और जब एक दिन वो अपने ऊंचे पद पर फिर से आसन उसको मिल गया, तो उसने अपने घोड़े पर सवार होकर जब वो उस नगर से निकल रहा था, तो उसने जो नगर का द्वार था, यानी कि उस शहर का जो द्वार था, वहां पर आकर उसने उस नगर को, जिस रीति से उस नगर का अभिवादन किया, उस नगर को प्रणाम किया, कहा कि मैं आज तुझसे जुदा हो रहा हूँ और तू मेरा अन्नदाता है। जब मैं विपदा में था, तो मैंने अपनी विपदा के दिन तुझ में काटे हैं, और तेरा ऋण मैं गरीब सिपाही कभी नहीं दे सकता। भाई दरबारगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी भाई दरबारगढ़ यदि जानबूझकर मैंने एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लेना। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी विदाई मांगी थी नवरगढ़ से। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप चलते समय कुछ संभाषण नहीं करेंगे? तो देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ संभाषण नहीं करेंगे, कि आप कुछ नहीं कहेंगे, आप कुछ बातें नहीं करेंगे। क्या आप कह सकेंगे? क्या आप कह सकेंगे? अभागे भारत, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया। अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया। तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तेरी बदौलत वो शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथों में शक्ति थी, जब तक मेरे हाथों में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जीवन में, मेरे जी में थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। तो देखिए, इस तरह की बातें यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं, कह रहे हैं लॉर्ड मैकॉले से, लॉर्ड कर्नल से, कह रहे हैं अंग्रेजों से, कह रहे हैं अंग्रेज शासकों से कि आज तुम हमारे भारत के लिए कुछ नहीं कहोगे। जब तुम हमारे भारत से विदा हो रहे हो, कुछ संभाषण नहीं दोगे, तुम कह नहीं सकते कि हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ लिया, तेरी बदौलत मैंने हर तरह की शान देखी। इस जीवन में ऐसी शान जो मुझे कभी नहीं मिल सकती थी, वो सारी शान और शौकत मैंने देखी। और तूने मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तेरा सब कुछ बिगाड़ने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, मैंने तेरी भलाई की इच्छा कभी नहीं की। और आज जब मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं तेरे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ? केवल और केवल आशीर्वाद भी अगर दे सकता हूँ, तो कहूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश का फिर से लाभ ले। तो यहाँ पर मेरे बाद आने वाले तेरा गौरव समझे, यानी कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो भी शासक आए, जो भी राजा महाराजा आए, जो भी लोग आए, वो तेरे गौरव को समझे। तो आप कर सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा ना, कई बार कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर 100 बुराइयां हो, किसी इंसान के अंदर 100 बुराइयां हो, लेकिन
एक अच्छाई से कहीं पर वो लोगों के दिल को जीत लेता है तो उसकी वो 100 बुराइयां ढक जाती है, उसकी वो 100 बुराइयां ढक जाती है। तो वही लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं लॉर्ड कर्जन से, कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया, तुमने अभी तक हमारे देश की जनता को जितना भी दुख दिया है, जितना भी उन पर अत्याचार किया है, जितना भी उनका शोषण किया है, जितना भी उनको दबाया है, उस सबको वो भूल जाएंगे अगर तुम लास्ट अंतिम समय में भी ये आशीर्वाद अगर हमारे देश को देकर जाओगे। तो यहाँ पर कहते हैं पर इतनी उदारता माय लॉर्ड ने कहा, यानी कि लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इतनी उदारता उनमें नहीं है, इतना बड़ा उनका मन नहीं है। तो देखिए इस तरह से जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। और पाठ देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछला जो है वो भी एक बार एक्सप्लेन किया था, पिछली सारी बातें आपको यहाँ पर बताई थी, क्या कुछ हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो काफी सारी चीजें थी देखिए यहाँ पर, जैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से जो सारी बातें थी यहाँ पर एडवर्ड महाराज जो थे, या और भी बहुत सारी चीजें, प्रभु महाराज, कैसे कैसे सबने यहाँ पर राज किया, कैसे कैसे सब यहाँ पर रहे। तो इस तरह से सारी बातें हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है और इस तरह से हमारा ये चैप्टर विदाई संभाषण भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से बाल मुकुंद जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे शब्दों में यहाँ पर हमारे देश का गौरव जो है ऊंचा किया है, हमारे देश को गौरवान्वित किया है और अंग्रेजों के खिलाफ अपने मन की जो बातें हैं, अपने मन की जो भड़ास है वो सारी यहाँ पर निकाली है। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो, ये सारे प्रश्न आपके पाठ से लिए गए हैं, पाठ में ही है, क्योंकि चैप्टर पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पाठ को पढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी होने वाली है। तो देखिए पहला प्रश्न है, शिव शंभू की गायों के माध्यम से कहानी में लेखक क्या कहना चाहते थे। जब शिव शंभू की 2 गायों के बारे में बताया था तो उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते थे। देखिए जो शिव शंभू की गायें थी उनके माध्यम से लोग ये बताना, यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते थे लोगों को, यहाँ पर उनको लेखक कह रहे हैं कि शिव शंभू की 2 गायें थी। एक जो थी वो बलशाली थी, हट्टी कट्टी थी, मोटी थी और लोगों को क्या करती थी, कभी कभी सींग भी मारा करती थी। और एक जो थी वो बहुत ही ज्यादा पतली थी, कमजोर थी, लेकिन उन दोनों का जो प्रेम था, उन दोनों का जो प्यार था, वो इतना ज्यादा, उनकी जो मित्रता थी, क्योंकि वो साथ में रहे थे, तो उनका जो साथ था, जब वो बिछड़ी यानी कि जो मोटी गाय को जब पुरोहित को दे दिया गया तो जो पतली गाय थी, कमजोर गाय थी, उसने भी कई दिनों तक चारा नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तो इससे यहाँ पर जो लेखक है वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा जो देश है यहाँ पर एकता है, किस तरह से लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के साथ को समझते हैं। भले ही वो गाय हट्टी कट्टी थी, यानी कि भले ही तुम्हारे अंदर ताकत हो, लेकिन आप दूसरों को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, कभी भी छोटा नहीं समझना है। इस तरह से अगला प्रश्न है यहाँ पर, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि 8 करोड़ जो प्रजा है उनके विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। जो अंग्रेजों ने हमारे देश का बंटवारा कर दिया, हमारे देश में फूट डाल दी, हमारे देश को विभाजन की स्थिति पर लेकर आ गए, तो उस समय हमारे देश की जो प्रजा थी, हमारे देश की जनसंख्या जो थी वो लगभग 8 करोड़ थी। तो 8 करोड़ की जो प्रजा है, 8 करोड़ प्रजा ने आपके सामने गिड़गिड़ाकर विच्छेदन न करने की कही और आपने उस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये लिखा गया है। तो देखिए लेखक यहाँ पर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश की प्रजा है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय पर हमारे देश की जनता ने काफी ज्यादा लोगों के हाथ पैर जोड़े, इस विच्छेदन को, इस विभाजन को गलत ठहराया, क्योंकि काफी सारे जो लोग थे वो
दूसरे देश चले गए थे और काफी सारे जो लोग थे वो दूसरे देश से इस देश में आ गए थे। तो ये विच्छेदन परिवारों को अलग कर रहा था, घरों को अलग कर रहा था, फैमिलियों को तोड़ रहा था। तो एक तरह से बहुत बुरी स्थिति ये थी, लोगों में टकराव, लोगों में फूट पड़ रही थी। तो बहुत ही खराब स्थिति देश में हो गई थी। तो उस समय पर लोगों ने इसका काफी विरोध किया था, काफी इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आपने बिल्कुल भी लोगों की नहीं सुनी। अगला प्रश्न है, कर्जन का इस्तीफा कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? जो कर्जन थे उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि हमारे देश में इतने ज्यादा जो आंदोलन हुए, इतने ज्यादा जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी जो अपने देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे विद्रोह किए, तो उन सभी के कारण लॉर्ड कर्जन को जो है यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और क्या अब हो गई है? यानी कि क्या शान थी आपकी देश में, क्या आपका रौब इस देश में चलता था और अब क्या हो गई है? यानी कि इतने ऊंचे होकर भी आप कितने नीचे गिर गए, यानी कि कितनी बड़ी शान थी, कितना एक तरह से रुतबा था आपका इस देश में, लोग आपको मानते थे, लोग आपको जानते थे, लोग आपको समझते थे, लेकिन आपकी जो ये हरकतें हैं, यानी आपकी जो जिद है, आपकी इस जिद ने आपको कितना नीचे गिरा दिया। तो ये क्या आश्रय है? देखिए, आश्रय ये है, यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा कि जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने हमारे देश पर काफी अत्याचार किए, यानी कि वो लोगों की कभी सुनते नहीं थे। वो केवल और केवल जो उनको अच्छा लगता था, जो उनकी जिद थी, वो केवल और केवल उसे पूरा करते थे। वो अपने लोगों की भलाई चाहते थे, वो अंग्रेज साम्राज्य को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, वो हर एक चीज पर अंग्रेजों का कब्जा चाहते थे। तो इसलिए वो देश के लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, देश के लोगों को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे और किसी भी कीमत पर उनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे शोषण किए, बहुत सारे लोगों पर जुल्म ढाए, अत्याचार किए, लोगों की आवाजें दबाई और जो ज्यादा आवाज उठा रहे थे उनको मौत की सजा दे दी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा है कि आप कितना ऊंचे होकर कितने नीचे गिर गए। आपका ओहदा तो बहुत बड़ा था, लेकिन आपके कामों की वजह से, आपके कर्मों की वजह से आप बहुत नीचे गिर गए। अगला प्रश्न है, आपको और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है। ये तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? आपके और यहाँ के निवासियों के बीच एक तीसरी शक्ति भी है। तो देखिए, यहाँ पर ये तीसरी शक्ति कहा गया है उस ईश्वर को जो इंसाफ करता है, जो देखता है कि कौन सही है कौन गलत। देखिए, बच्चों में हम क्या सोचते हैं कि अभी हम ये गलत काम कर लेते हैं, हमें कौन देख रहा है, हमें कौन देख रहा है, हम यहाँ पर बंद कमरे में हैं, हम ये चोरी कर लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं, हम ये चुरा लेते हैं, हमें कौन देख रहा है। लेकिन जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो एक आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, उससे आप कहाँ तक भागेंगे, उससे आप कितनी दूर तक भागेंगे? वो आपका मन, आपकी आत्मा आपको कभी ना कभी इस चीज की याद दिलाएगी कि आपने गलत किया है, आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके और यहाँ के निवासियों के बीच एक और जो बीच में तीसरी शक्ति है, वो है विश्वास की शक्ति, वो है ईश्वर पर आस्था की शक्ति, जो यहाँ पर जिस कारण आज ये संभव हो पाया है। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर से जुड़े हुए जो पांचों प्रश्न हैं वो यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, ये पाठ के आसपास से जुड़ा हुआ है, तो चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, मुझे लगता है कि इसको आप आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? देखिए, पहले तो पाठ का अंश ही शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है और दूसरा शिव शंभू के नाम से यहाँ पर बीच में भी कहा गया है। तो शिव शंभू यहाँ पर इसीलिए लिया गया होगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखना
बहुत ही ज्यादा खतरनाक था उस समय, तो उन्होंने इस पाठ को शिव शंभू का नाम दिया। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसको शिव शंभू का चिट्ठे का नाम दिया, और साथ ही बीच में शिव शंभू के नाम का भी उल्लेख किया, ताकि किसी को कोई भी शक ना हो और किसी को किसी बात पर कोई भी ऐसा मतलब कोई सवाल कोई ना उठा पाए। अगला प्रश्न है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में आपको यह बात सही लगती है, पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए यहाँ पर काफी सारी जिदों के बारे में और खास तौर पर जो लॉर्ड कर्जन जो है उनकी जिद के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो देखिए मुझे लगता है कि आपने अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसको आप चैप्टर को घर पर एक बार फिर से पढ़िए और इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ये प्रश्न कहा है, तो इसमें पक्ष या विपक्ष में तर्क देना है। तो आपने चैप्टर पढ़ा है, एक बार और रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप इसमें पक्ष या विपक्ष बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, क्या आंखें बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। तो आपने देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि क्या मनमाने ढंग से लोगों पर अत्याचार करना, अपनी जिद चलाना, अपना हुक्म मनवाना, अपनी बातें मनवाना, क्या यही शासन है? तो इन पंक्तियों को आप ध्यान में रखें और उसके बाद आप इसका उत्तर दें और इस पर चर्चा भी करें। आगे देखिए यहाँ पर इस पाठ में आए अलिफ लैला, अलादीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में एक सूचना एकत्रित करके कक्षा में चर्चा कीजिए। कौन है अलिफ लैला, कौन है अलादीन, कौन है अबुल हसन और कौन है बगदाद के खलीफा? तो इन सबको आप एक बार इन पर आप कुछ जानकारियां इकट्ठी कीजिए और इस बात पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। तो अभी भी अगर इस पाठ में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई चीज ऐसी है जो समझ में ना आ रही हो, तो उसको आप जरूर यहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आज का सेशन भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।